एक तो माइग्रेंट है, ऊपर से कूड़ा बीनने का काम करता है, तो वो बंदा वैसे ही उस शहर में डरा-सहमा सा रहता है। उनको लगा कि बच्चों के लिए नीलू दीदी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट थी और वो अब वो नहीं है। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि कल को कुछ भी तेरे को हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्योंकि तुम इन पे भरोसा तो नहीं कर सकते। मुझे ये जानना था कि जब लक्ष्य पाठशाला बन रहा था, तो ये विज़न कहाँ से आया कि हम और स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे, बजाए खुद ही एक स्कूल बन जाने के? उन्हें लगता था कि पता नहीं स्कूल ले जाके क्या करने वाली है। कइयों को तो लगता था कि कहीं किडनी ना निकाल के बेच दें, आँखें ना निकाल के बेच दें। मोदी नगर नहीं आना था मुझे या मुझे पटना से कहीं बाहर नहीं जाना था। जय हिंद एवरीवन, मैं हूँ युवराज नारायण और आज हमारी जो गेस्ट हैं वो है नीलू राय, लक्ष्य पाठशाला की फाउंडर। आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में और उनके लिए हुए इनिशिएटिव लक्ष्य पाठशाला के बारे में। कैसे हैं मैम आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया मैम। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम नीलू है और मैं बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के मानपुर गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। मैम स्कूल कैसा रहा आपका स्कूल टाइम? मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है वो मेरा जो गाँव था मानपुर उसके पास में एक छोटा-सा शहर था विक्रमगंज, वहाँ से ही मेरी 5वीं तक की पढ़ाई हुई है। उसके बाद फिर हम पटना शिफ्ट हो गए हैं तो वहाँ पे मेरी 12वीं तक की पढ़ाई हुई और स्कूलिंग एक आम बच्चे की तरह ही रहा जैसे सभी का होता है। ओके। खेल वगैरह में थोड़ी बहुत रुचि रही थी कभी आपकी? हाँ, लेकिन जिन स्कूल्स में मतलब रुचि नहीं पता मुझे क्योंकि जिन स्कूल्स में मैंने पढ़ाई करी है वो उन स्कूल्स में इतनी फैसिलिटी नहीं थी। मुझे याद है कि मैं ₹45 फीस थी और उस समय मतलब उन स्कूल्स में बस पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से होती थी। इनफैक्ट अब मतलब जैसे मेरे पापा बताते हैं ना कि हम दरी लेके जाते थे, मैं भी गई हूँ ऐसे दरी लेके। हाँ। जब उस समय शायद 8वीं बोर्ड कर रहे थे बिहार में ना 8वीं बोर्ड करा था इन्होंने कि 8वीं में भी बोर्ड होगा। तो मेरा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हुआ फिर, तो हम दरी लेके जाते थे। तो मुझे नहीं पता कि बाकी चीज़ों में रुचि थी या नहीं, क्योंकि मैंने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करा। ओके, तो आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई वगैरह में रहा है? हाँ, पढ़ाई में रहा क्योंकि हमेशा से ना एक बात मैंने सुनी थी, मैं बड़ी भी थी और जितने भी लोग थे ना हमारे आस-पास, एक तो हम 4 सिबलिंग्स थे, तो इसको लेकर और चारों में 3 लड़कियाँ थीं, तो इसको लेके बाकी लोगों का परसेप्शन बहुत अलग था। उनको था कि 3 लड़कियाँ हैं, शादी कैसे होगी या कैसे करेगा मतलब तेरे तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो उस बात को लेके काफ़ी था मेरे दिमाग में। मैंने एक चीज़ सोची थी कि कुछ भी हो जाए, जो बाकी महिलाओं की हालत है मेरे आस-पास वैसी हालत तो नहीं होनी चाहिए मेरी। तो एक ज़िद भी थी कि कुछ भी करके इस माहौल से बाहर निकलना है, इस माहौल में तो नहीं रहना। और वही कारण था कि मेरा ध्यान कहीं और गया ही नहीं। मुझे लगा कि पढ़ाई के अलावा तो कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। पैसे हैं नहीं, ज़मीन-जायदाद है नहीं कि आप कुछ और कर पाएँगे। तो पढ़ाई ही था और मुझे ये भी पता था कि इसके अलावा और कोई चीज़ जीवन बदल नहीं सकती, मतलब हमारा तो नहीं बदल सकती। तो फिर मैं उसी में लगी रही और कोई किसी ने और कुछ बताया भी नहीं कि और क्या करना है। मैंने जो सुना है कि अगर एक भी पुश्ते पढ़ लेती है अच्छे से, तो आगे की सारी पुश्ते ठीक हो हाँ, जाती है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़ये हैं ना जब वो वाक़ये ना आपको याद दिलाते हैं कि आपको ट्रैक पे ही रहना है। मेरे पेरेंट्स की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वो अलग बात है कि उन्होंने हमें कभी ऐसा महसूस नहीं कराया। मेरे पापा एक लाइन हमेशा कहते हैं कि खून बेचकर भी पढ़ाऊँगा बट पढ़ाऊँगा। मतलब उन्हें पता था कि पढ़ाई की क्या अहमियत है, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला मतलब वो एक तो परिवार बहुत बड़ा होता था तो 7-8 भाई-बहनों में एक को कि कुछ मिलता था, दूसरे को कुछ मिलता था। किसी को शर्ट मिलती थी, तो किसी को पैंट मिलती थी, ऐसा होता था। मोदी नगर कैसा आना हुआ मैम आपका? मोदी नगर नहीं आना था मुझे या मुझे पटना से कहीं बाहर नहीं जाना था। एक्चुअली मैं जब 12वीं कंप्लीट हुई तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी थी बट वो मिला नहीं। तो कहीं से पता चला या किसी ने बताया मुझे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी आप कर सकते हो, आगे रिसर्च में जा सकते हो। मैंने सोचा ठीक है, लेकिन फिर भी पटना में ही पढ़ना था, पटना से बाहर नहीं जाना था। मेरे पापा की बदौलत आज मैं मोदी नगर में हूँ क्योंकि किस कॉलेज में जाना है, कहाँ क्या करना है, सब उन्होंने ही ढूँढना है, मुझे नहीं पता था। तो एसआरएम में एडमिशन हुआ और मैं मोदी नगर पहुँच गई। कैसा रहा मैम आपका कॉलेज का सफ़र? इन 4 सालों में कुछ-कुछ चीज़ें जो आपको याद रह गई हों? मैं जब 2010 में आई,
तो मुझे पहली बार बंक का मतलब समझ में आया कि अच्छा बंक भी कर सकते हैं, मतलब आप कॉलेज में हो बट आप कॉलेज क्लास अटेंड नहीं करोगे, मतलब ऐसे भी होता है, मुझे नहीं पता था। बंक कईयों को तो पूरा साल भर बंक पे जाते हैं, हाँ, सेमेस्टर। मुझे नहीं पता था ये। तो मैंने तो सेम मैं पढ़ने ही आई थी, क्योंकि जब मुझे याद है जब मेरा एडमिशन हो रहा था अ, तो मुझे भरोसा नहीं था कि मैं बीटेक कर पाऊँगी, मुझे लगा कि नहीं कर पाऊँगी शायद। मैंने पापा को कहा था कि आप ना गधे को घोड़े की रेस में दौड़ाने जा रहे हो, गलत कर रहे हो आप, पैसे बर्बाद होंगे, बहुत समय बर्बाद होगा। और वो शक्ल मुझे आज भी याद है, उन्होंने स्माइल किया और कुछ भी रिप्लाई नहीं किया मुझे। उन्हीं दिन क्या होगा, मेहनत तो कर लेगी लेकिन। हाँ, ये तो है, मतलब हम चारों का एक एक चीज़ तो है कि हम मेहनत तो करेंगे, क्योंकि हम चारों को ये पता है, हम चारों यही सुन-सुन के बड़े हुए हैं, लड़कियाँ हैं कमलेश क्या ही कर लेगा अ, इतने सारे लड़कियों को कैसे पढ़ाएगा, महँगा है सब कुछ। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया है या जिस तरीके से गाइड किया है, मतलब आज भी मेरे मम्मी-पापा दोनों का ही एजुकेशन को लेके जो है, आज भी वो कहते हैं कि तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए था, तुमने छोड़ना नहीं था, क्योंकि मुझे मास्टर्स करने थे। तो उन्हें रहता है कि नहीं पढ़ाई तो तो करनी है। अभी आप सोचते हो फिर मास्टर्स के बारे में, या जो अभी कर अब रहे हैं आप? अब नहीं सोचती, बीच में सोच रही थी कि कर लेना चाहिए। जब भी इन लोगों को मतलब अपने बच्चों को कॉलेज जाते देखती हूँ ना, तो लगता है कि मेरे को भी एडमिशन ले लेना चाहिए। आज अभी हम जहाँ पे हैं, लक्ष्य पाठशाला में हम ऊपर ही ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, कैसे लक्ष्य पाठशाला फ़ॉर्म हुआ, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत हमें बताएँ? जब मैं मोदी नगर आई और मैंने जब हॉस्टल में देखा कि मेरे हॉस्टल में कुछ बच्चे काम कर रहे थे और उस समय क्योंकि मैं मेस कमिटी में भी थी और हर महीने मेस कमिटी की मीटिंग होती थी। तो उसमें मैंने ये बात रखी कि यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने किताबों में तो यही पढ़ा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करने चाहिए। तो जब आप पढ़ते हो और आप रियलिटी में कुछ और देखते हो तो आपको लगता है कि ये तो गलत है। गलत ही है। क्योंकि हमेशा ना हम सही और गलत ही सोचते हैं, बीच का कोई ग्रे साइड हमें नहीं समझ में आता। हम 2 ही उस उम्र में तो मैम हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट ही समझना। हमें लगता है या तो सही होगा या तो गलत होगा, बीच का कुछ नहीं होता। तो मुझे लगा ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए। मैंने जब बात रखी तो उन्होंने उन्होंने साबित किया कि ये बच्चे 14 साल से कम ज़्यादा उम्र के हैं और साथ ही उन्हें लगा कि शायद मेरे जैसा स्टूडेंट उनके हॉस्टल के लिए अच्छा नहीं है। वो कहीं न कहीं आगे कोई बड़ा ड्रामा क्रिएट कर सकता है। तो उन्होंने मुझे अगले साल हॉस्टल नहीं दिया। बाद में मेरे पेरेंट्स को और मुझे भी लगा कि मुझे हॉस्टल तो चाहिए। बाहर मैं जानती नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे एक लेटर लिया कि आगे से मैं ऐसा कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करूँगी, जिससे कॉलेज को या बाकी चीज़ों को मतलब बाकी चीज़ें जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। हाँ, जो भी सिस्टम बनाया है उसे डिस्टर्ब मैं नहीं करूँगी। तब तक तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने सही डिसीज़न लिया है, क्योंकि उस वाक़ये के बाद उन बच्चों को वहाँ से हटा दिया गया। उन्हें लग रहा था कि शायद बाकी बच्चे जुड़ जाएँगे और चीज़ें और ज़्यादा बड़ी हो जाएँगी। लेकिन जितने बच्चे मेरे हॉस्टल में थे, उन सभी ने इसका विरोध किया। उन्होंने मुझे आके कहा कि तुमने गलत किया है, तुम्हारी वज़ह से उनकी नौकरी चली गई, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो जब उन्होंने ऐसे कहा तो मुझे मतलब मैंने बैठ के सोचा कि सच में क्या ऐसा हुआ है? मतलब गलत किया है मैंने? मैं तो सोच रही थी कि अभी तक मैं सही हूँ कि बच्चे को काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना और समझा तो मुझे लगा कि हमेशा जो हमें लगता है ना कि हम सही हैं या किताबों में जो हम पढ़ लेते हैं और हम उसे वो सही का झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, वो हमेशा सही नहीं होता। रियलिटी कुछ और है। तो क्या पता वो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते थे, वो काम ही करना चाहते थे। एटलीस्ट वो भीख तो नहीं माँग रहे थे, वो किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रहे थे और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई भी हो इंसान अगर वो काम कर रहा है किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए और वो कर रहे थे वो, पूरी मेहनत कर रहे थे। तो मुझे लगा कि एक गिल्ट सा हो गया। हाँ, मतलब मुझे बुरा लगा इस बारे में, मुझे लगा कि मुझे नहीं करना ये नहीं लगा कि नहीं करना चाहिए था बट ये लगा कि अ, उन्हें क्या मतलब कोई और दूसरा उनकी तरीका हो हाँ, कुछ दूसरा तरीका हो सकता है या फिर उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। लक्ष्य पाठशाला की शुरुआत उसी मेस में हो गई थी। मुझे नहीं पता था इस बात का। मैं अभी याद करती हूँ तो जितने भी मेस के लोग थे, जितने भी हॉस्टल के लोग थे
माली, चपरासी, गार्ड, वो मुझे वो 4 साल हमेशा ये कहते थे कि पता नीलू तू यहीं रह जाएगी। और वो हमेशा ही कहते रहते थे। मतलब मैं अपने हॉस्टल से निकलती थी और गेट तक करीबन 10 गार्ड, माली, चपरासी होते होंगे और वो कहते थे कि लगता है कि तू मोदी नगर ही रह जाएगी। तब मैंने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन आज जब सोचती हूँ तो वो वहाँ से शुरू हो चुका था लक्ष्य पाठशाला। उसके बाद जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते थे लोग, क्योंकि साल भर ही रहते थे। फिर जो मेरा लंच टाइम होता था फिर मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। मतलब मैंने फिर बड़े-छोटे नहीं, फिर सभी को जो इनफैक्ट 50-55 साल के भी लोग थे उनको भी मैंने पढ़ाया, हिंदी लिखना, पढ़ना सिखाया मैंने उस समय। मेरा जो सबसे पहला इंटरेक्शन आपसे कभी हुआ था ना, जो आपको नहीं पता है, आप उस टाइम पे छोटे बच्चों को रोड क्रॉस करवाते थे शायद सुमन के पास से। तो वहाँ उस टाइम में मैंने सबसे पहली बार आपको देखा था। तो वहाँ का कोई स्टोरी अगर आपके पास है, उस टाइम की कुछ बातें? कॉलेज में थी मैं शायद उस समय, तो मैं मेरे हॉस्टल के जस्ट पीछे ही स्लम था। मतलब फर्स्ट ईयर में तो मैंने मेस में पढ़ाया, सेकंड ईयर में मेरा हॉस्टल चेंज हुआ, तो वो सीकरी में था। तो मेरे हॉस्टल के जस्ट पीछे जो स्लम था वहाँ पे मैंने देखा सेम बच्चे, उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब थी और वो तो अपनी मर्ज़ी से चाइल्ड लेबर कर रहे थे। मतलब वो तो 4 साल का बच्चा भी काम कर रहा था और इतनी खराब हालत थी कि मतलब हमें अभी जैसे ठंड लग रही है, कुछ नहीं पहने होते थे और पानी में खेल रहे हैं, नाक बह रही है, इतने गंदे हैं कि देखने का मन नहीं करता था, ऐसा लगता था वॉमिट हो जाएगा और वो उसमें जी रहे थे। मुझे लगा कि बात करनी चाहिए जाके, बात करी मैंने। इससे उसके बाद पता चला कि कोई भी स्कूल नहीं जाता और मैं हमेशा ना जब भी किसी से बात करती हूँ तो मैं सबसे पहली बात पढ़ाई की करती हूँ, कि क्या कर रहे हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? तो जब बात करी और पता चला कि कोई स्कूल नहीं जाता तो मुझे लगा कि अगेन मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने बोला कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ, आप पढ़ोगे। उनका ऐसे ही था कि मतलब कहने वाली बात है ना, रोज़ कहाँ कोई आता है पढ़ाने के लिए? उन झुग्गियों में कौन जाता है रोज़ पढ़ाने के लिए? तो उन्होंने कहा ठीक है, उस दिन से पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद मतलब मुझे लगता है कि उस समय 60-70 बच्चे थे, जिन्हें आप पढ़ा जिनको मैं पढ़ा रही थी। उस समय ऐसे 2-3 वाक़ये हैं ना जो कभी नहीं भूलते। एक दिन मैं पढ़ा रही थी, मॉर्निंग का टाइम था करीबन मैं 7 बजे जाती थी। ठंड का वक़्त था, तो आपस में कुछ बच्चे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? क्योंकि बंगाली में बात कर रहे थे, समझ नहीं आ रही थी मुझे। तो एक ने कहा कि दीदी हम आपके लिए ना बिस्किट और दूध लेकर आए हैं, लेकिन ये कह रहा है कि आप थोड़ी ना खाओगे हमारे यहाँ का। हाँ, वो बात इतनी ज़्यादा गहरी थी, मतलब मुझे लगा, मैंने बोला क्यों लेकर आए हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं-नहीं आपको भूख लग जाती होगी ना, आप इतनी देर से पढ़ाते हो और सुबह नाश्ता भी नहीं करके आते हो। क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे फिर हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता था, तो मैं सीधे यहीं से चली जाती थी, फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए नहीं जाती थी। सोचो जिसके पास खुद के लिए दूध बिस्किट नहीं है, वो किसी और के बारे में इतना सोच रहा है। उस अ, उस समय मुझे लगा ना कि कैसे मतलब हम कहते हैं यार तू गंदा है, तू साइड रह। नहीं, तू नहा के आ। टच करने का भी मन नहीं करता, हो सकता है मेरा भी हो वैसे। वो एक लाइन ने ना मेरे और उनके बीच में जो मतलब जो भी एक दीवार भी होगा ना वो खत्म कर दिया होगा। उसके बाद मैंने नहीं सोचा कि बच्चे गंदे हैं, नाक बह रही है, गंदगी है, नहीं जाना, कभी दिमाग में नहीं आया मेरे। उसके अलावा एक खाने की इम्पोर्टेंस उन्होंने मेरे को समझाई है। मतलब वैसे तो मैं हमेशा से उन लोगों में से हूँ जिसने जितनी ज़रूरत है उतना ही लिया है। लेकिन जब मैं हॉस्टल में आई तो मैंने देखा कि प्लेट में भर लेते थे और जो खाना होता था खाते थे, उसके बाद डस्टबिन में सारा। मतलब प्लेट से ज़्यादा डस्टबिन में मैंने खाना देखा था। एक दिन मैं ऐसे ही पढ़ा रही थी तो ओरल कुछ करा रही होंगी, तो एक बच्चा था वो बोल नहीं रहा था। तो मैंने ऐसे ही मज़ाक में बोला, "क्यों खाया नहीं है क्या तूने?" तो उसने कहा, "नहीं दीदी नहीं खाया।" तो मैंने सोचा कि अभी तो 8-9 ही बज रहे हैं, अभी तो जाके खाएगा। मतलब कोई ना जाके खा लेना। तो कहता है कि नहीं आज नहीं खा पाऊँगा। तो मैंने बोला क्या हो गया? तो कहता है आज कुछ है नहीं। तो मैंने सोचा ऐसे ही बोल रहा है। पढ़ाने के बाद जब मेरी क्लास खत्म हुई तो मैं उसको बोला कि चल घर चल अपने।
जब उसके घर गई ना तो मतलब हम घर किसे कहते हैं जिसमें कुछ चीज़ें होती हैं ना, हाँ। कुछ भी नहीं था। मतलब लिटरली कुछ नहीं था उसके घर में। बैठने के लिए भी एक पतली-सी चीज़ थी जो दरी टाइप, फ्लेक्स होते हैं ना जो, वो बिछा रखा था और इतनी ठंड थी, मतलब उसके बाद मैं इतना ज़्यादा रोने लगी, मुझे समझ ही नहीं आया कि किसी की स्थिति इतनी भी खराब हो सकती है। मैंने कहा, "मम्मी-पापा कहाँ हैं?" शराब पी के पड़े हुए थे, कोई मतलब नहीं, बच्चे भूखे हैं। मैं समझ नहीं पाई मुझे क्या करना है। मुझे याद है उस दिन मैंने पूरे दिन कुछ खाया नहीं। मैं उनके लिए ब्रेड और जैम 3-4 पैकेट दिया और मुझे पूरे दिन समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। अभी तक जितने भी हमारी बातें हुई हैं, उनमें आपने इंडिविजुअली पढ़ाया है। कब ये स्टार्ट हुआ कि मैं अपने से अलग भी औरों को साथ में रख के पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ? जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में आई और मेरे पास बच्चे बहुत ज़्यादा थे, मतलब 60-70 बच्चे थे। जब मैंने साल डेढ़ साल पढ़ा लिया था तो उसमें से ना बच्चे जो बहुत अच्छा कर रहे थे वो कोई फर्स्ट में आ गया, कोई केजी में आ गया, कोई नर्सरी में था। उस समय बहुत दिक्कत होने लगी, मतलब मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं होगा। एक जना, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मैं जस्टिस नहीं कर रही हूँ, अकेले पढ़ा रही हूँ। कहने के लिए ठीक है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जब आप देख रहे हो कि एक जना 60 बच्चों को अलग-अलग क्लासेस के पढ़ा रहा है, पता है मुझे कि वो इफ़ेक्टिव नहीं है वो उतना। और मैं हमेशा से ना अपने आप को बहुत सवाल करती हूँ कि ये जो कर रही हूँ उसका कोई फ़ायदा हो रहा है क्या? इस बच्चे को क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान हो रहा है, ये 2 घंटे आ रहा है मेरे पास, सीख रहा, नहीं सीख रहा। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं अपने हॉस्टल में बात करती हूँ और देखते हैं कुछ निकल के आएगा। जब मैं ये अपने रूममेट्स के साथ बात कर रही थी तो उन्होंने कहा, "नीलू बेकार का टाइम खराब कर रही है, कोई नहीं आएगा।" मैंने कहा, "ऐसे कैसे नहीं आएगा?" मुझे याद है मैं पूरे हॉस्टल में घूमी, बहुत लोगों ने एप्रिशिएट किया, कहा कि नहीं, नहीं बिल्कुल हम आएँगे। लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आया, मतलब कोई नहीं। उसके 2 साल बाद मुझे लगता है 2013 में शायद एक बच्ची थी, स्वाति नाम था, हुँ। वो आई। वो मेरे से 1 साल जूनियर थी, मतलब उसमें मैं बहुत हद तक नीलू देखती थी। मतलब वो सेम अ, जो इंटेंशन होनी चाहिए ना वो एकदम नीट एंड क्लीन थी। मुझे लगता है कि अगर सब ठीक रहता तो आज शायद हम दोनों साथ में काम कर रहे होते। मेरे बच्चों के साथ अगर कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर नहीं कर रहा, तो मेरे ऐसे नज़र से उतर जाता है वो, पता नहीं क्यों? मतलब मैं अगर अब किसी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या ये मेरे बच्चों के साथ ठीक है? कोई भी हो, और अगर नहीं ठीक है, तो फिर काम की बात होगी, कुछ और नहीं होगा। तो स्वाति एकदम ऐसे ही हो थी, मतलब उनके लिए हर चीज़, हर समय मौजूद रहना, अ, जैसे एक किसी को करना चाहिए था, जो एंगेजमेंट उसका होना चाहिए था, जो मेरा था, वो था उसका। तो जब 4 साल पढ़ा लिया, उसके बाद चली गई 2014 में 1 साल के लिए, लेकिन दिमाग में एक चीज़ सेट हो गया था कि अब आगे यही करना है। मतलब पैसे इकट्ठा करने हैं थोड़े और उसके बाद वापस आना है और इन्हीं बच्चों के साथ काम करना है। सोच रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन लोन था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मैं सबसे बड़ी थी। मेरे बाकी सिबलिंग्स अभी पढ़ाई ही कर रहे थे। मैं चाहती थी कि मैं उनको सपोर्ट करूँ। लेकिन उस दौरान ही एक कॉल आया मेरे पास गुरविंदर सर का, और उनसे बात करके मुझे लगा कि शायद जो मैं सोच रही हूँ वो अब होने वाला है। उनसे बात करी, इनिशियली मेरे को लगा कि क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी, वो लोग भी मुझे नहीं जानते थे। वो लोग मेरे काम से, या जो मैंने काम किया था 4 साल, जब उनको पता चला कि ऐस इतना कुछ हुआ है, वो काफ़ी इम्प्रेस्ड थे इन चीज़ों से कि अकेले किसी लड़की ने इतनी चीज़ें की हैं। क्योंकि जब स्लम में गए थे तो बच्चों ने एक ही बात कही कि नीलू दीदी नहीं है बस। तो उनको लगा कि बच्चों के लिए नीलू दीदी बहुत, इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट थी, और वो अब वो नहीं है। तो उनके साथ इनिशियल फेजेज़ में ऐसी बात हो रहे थे कि ठीक है, हम एक मतलब इवनिंग शिफ्ट रखेंगे और आप उन्हें गाइड करना।
मतलब जैसे इवनिंग में क्लासेस चलेंगी या कुछ टीचर्स हो गए और आप उन्हें गाइड करना कैसे करना है। जी, जी। लेकिन दूसरी तीसरी मुलाकात में अमित सर ने कहा कि एक पाठशाला स्टार्ट करते हैं। तब तक ये दिमाग में किसी के भी नहीं था कि ऐसी ऐसी कोई चीज़ भी करनी है। सबको था कि जैसे लोग पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा शाम को अपना टाइम दे रहे हैं और उसके अलावा अपना काम भी कर रहे हैं। हाँ। ऐसी दिमाग में यही था। वॉलंटियरली हाँ, कि वॉलंटियर करना है और हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जितना भी वक़्त मिले, इसको करना है। लेकिन रेगुलर पाठशाला की बात तब तक नहीं थी। जब अमित सर ने कहा तो ये मतलब ये हमें समझ ही नहीं आया। मेरे लिए तो बिल्कुल नई बात थी। मेरे को लगा कि मैं तो इतनी कैलिबर भी नहीं रखती हूँ कि मैं ऐसी पाठशाला को रन कर पाऊँगी। एंड में मुझे ये समझ में आया कि मुझे स्कूल तो स्टार्ट करना ही है। अगर ये लोग साथ देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 3 अगस्त मतलब 1 अगस्त 2015 को मोदी नगर आ गई थी। इस बार इस लक्ष्य से कि मुझे लक्ष्य हाँ, इस बार इस बार यही मोटिव था कि अब इन बच्चों को जब तक मतलब एक किसी पोज़ीशन पे नहीं पहुँचा दूँ, तब तक वापस नहीं जाना है। 3 अगस्त 2015 को पाठशाला स्टार्ट हुई और एक फूड प्लाज़ा है उसके जस्ट सामने, फूड प्लाज़ा के जो स्टाफ थे, वो लोग रहने के लिए एक जगह थी, एक हॉल था बड़ा-सा। तो वहाँ पे उन्होंने हमें दिन के लिए वो जगह दी और हमने उसी हॉल को अ, बोर्ड से पार्टीशन करा और हमने वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करी। अ, उस समय 2 टीचर्स के साथ हमने स्टार्ट किया था, गीता मैम और शालू मैम थे, ये 2 लोग अ, जिनके साथ हमने स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 20-25 बच्चे थे इनिशियल डेज़ में। 2 महीने आई थिंक हमने उसी सेटअप में करा, उसके बाद हमें एक और उमेश पार्क के पास एक जगह मिली। सतविंदर सर की जगह थी वो जी। और वहाँ पे 3-4 क्लासरूम्स थे, तो हमने वहाँ पे शिफ्ट किया। मैम जब आपने लक्ष्य स्टार्ट करा होगा वहाँ पे, जहाँ आप अभी बता रहे हैं सतविंदर सर की जो जगह थी उमेश पार्क के पास में, क्या क्या चैलेंजेस और आए आपको वहाँ पे रन करने में? क्योंकि अभी जैसा हम अभी बात करेंगे यहाँ के लिए भी, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस आपके लिए आए होंगे। शायद किसी लड़की को काम करते देखना और वो भी जो यहाँ से बिलॉन्ग नहीं करता था, लोगों के लिए बहुत अजीब था शायद। जब लोगों को पता चला क्योंकि उमेश पार्क के पास वाली जो जगह थी वो ऑन रोड थी, तो आते-जाते लोगों को अब पता चल रहा था कि कोई लड़की काम कर रही है। तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग इसलिए आए क्योंकि लड़की काम कर रही है। उनका रवैया, उनका देखने का तरीका बहुत ही अलग था। मतलब इससे पहले मैंने सोचा नहीं था कि ये भी होने वाला है। सुबह 7:30 बजे स्कूल स्टार्ट करती थी, रात के 11 बजे तक भी चलता था। हाँ, मैंने देखा ये हाँ, मैंने वे 11 बजे तक 12 बजे तक भी मैं पैदल गई हूँ वहाँ से क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस था, जहाँ बच्चे रहते थे और उसके पास ही मैं भी रहती थी। इनफैक्ट मैंने रहने की जगह भी इसीलिए वहाँ चूज़ की थी क्योंकि बच्चों से पास था। तो मुझे था कि अगर बच्चों को कोई भी ज़रूरत होगी तो वो तुरंत मेरे पास पहुँच सकते थे। इनफैक्ट मेरी बालकनी से उनका घर दिखता था। तीसरी बात थी कि वो माइग्रेंट्स थे, वो उस इस जगह से बिलॉन्ग नहीं करते थे। तो जब भी हम माइग्रेंट की बात करते हैं तो एक तो माइग्रेंट है, ऊपर से कूड़ा बीनने का काम करता है, तो वो बंदा वैसे ही उस शहर में डरा-सहमा सा रहता है। उसे कोई आस-पास के समाज से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। जब मैं आज भी किसी को बोलती हूँ कि हम 13-14 स्लम्स में काम कर रहे हैं, जो बड़े पॉकेट्स हैं, छोटे पॉकेट्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे 2-3 स्लम हैं। हम बड़े-बड़े झुग्गियों की बात कर रहे हैं। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे मोदी नगर में इतनी झुग्गियाँ भी हैं या ऐसे लोग बच्चे भी हैं जिनके जिनके पास खाने को नहीं है या जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। इतनी आबादी जो अभी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल हाँ, जो 3 वक़्त का खाना जुटाने में बिज़ी हैं, मतलब उनके लिए स्कूल या एजुकेशन की कोई ख़ास अहमियत है नहीं। तो इनिशियली तो बस एक ही बात दिमाग में रहती थी कि किसी भी तरीके से इन सभी बच्चों को स्कूल पहुँचाना है। शुरुआत का टाइम ऐसा था कि मैं हर रोज़ झुग्गी में ऑलमोस्ट हाफ डे तो झुग्गी में ही घूमती थी, कि कोई बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया, उसने यूनिफ़ॉर्म कैसे पहन रखे हैं। अच्छा यूनिफ़ॉर्म भी पहनना नहीं आता था। मतलब ये हमें बताना होता था कि गर्मी में
कौन से कपड़े पहने और सर्दियों में कौन से कपड़े पहने, इतनी बेसिक समझ जो हर एक इंसान को होती है वो उनको नहीं थी। अ, मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन बस शक्लें इंसानों वाली थी, बाकी हरकतों से कुछ भी नहीं था, जिसे हम देख के कहें कि इंसान है। इनफैक्ट मुझे एक बात याद आ रही है, अ, 2012-13 की बात होगी ये, और शाम का समय था तो अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो एक बच्चा मेरा कुत्ते के बच्चे को काट दिया था उसने। वो ये देखना चाहता था कि उसके अंदर क्या है, और पूरा खून से एकदम सना हुआ था, और मुझे समझ ही नहीं आया मैं उसे क्या बोलूँ? मतलब मैंने जब शुरू की करी थी ना, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि कल को कुछ भी तेरे को हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्योंकि तुम इन पे भरोसा तो नहीं कर सकते। वो बात सही कह रहे थे, क्योंकि जब ऐसी हरकतें हम देख रहे थे, या अगर ये जब झगड़ा करते हैं या लड़ाई करते हैं, तो ये किसी भी हद तक जाते हैं। फिर कोई सामने वाला मर भी जाए तो भी अ, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने इनसेंसिटिव थे और इनको इतना इनसेंसिटिव हम ही ने बनाया था। अच्छा, दूसरा भरोसा भी नहीं होता था उन्हें हम पे। उन्हें लगता था कि पता नहीं स्कूल ले जाके क्या करने वाली है। कइयों को तो लगता था कि कहीं किडनी ना निकाल के बेच दें, आँखें ना निकाल के बेच दें। कई सारी बातें होती थी। जब मैं कहती थी कि स्कूल जाना है, नहीं, नहीं मेरा बच्चा तो यहीं रहेगा, हमें नहीं पढ़ाना, तुम्हें आना है तो यहाँ आओ। क्योंकि इनिशियली मैं घर जाके पढ़ाती थी, तो उन्हें लगता था तुम्हें पढ़ाना है ना, तुम यहाँ आके पढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बच्चा वहाँ नहीं जाएगा, स्कूल नहीं भेजे। स्कूल नहीं भेजेंगे। तो इनिशियल प्रॉब्लम्स तो ये थे। उसके बाद जब थोड़ा बच्चे रेगुलर हुए, अ, आने लगे स्कूल। अच्छा, उन्हें मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि काम तो नहीं करवा रहा था कोई उनसे, क्योंकि कइयों के माँ-बाप ज़बरदस्ती भी काम कराते थे बच्चों से। कुछ बच्चे तो अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे, बट कइयों के पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बच्चा काम करे। तो लक्ष्य पाठशाला उनके लिए एक ऐसी जगह थी जहाँ पे शुरुआत से ऐसा नियम था कि किसी बच्चे की पिटाई नहीं होगी, कोई टीचर हाथ नहीं लगाएगा किसी बच्चे पे। तो उनके लिए था कि लक्ष्य पाठशाला ऐसी जगह है जहाँ पे आप खुल के बदमाशी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई रोक-टोक नहीं है, और मैं चाहती थी कि उन्हें ये फ़ील हो कि ये उनकी जगह है, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था मेरे पास उनको उनसे कनेक्ट करने का। मुझे पता था कि यहाँ बच्चा पढ़ने तो नहीं आ रहा है, पढ़ाई उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में थी नहीं तो वो पढ़ने क्यों आएगा? और उन्हें उन्हें लगता भी था कि पढ़ के क्या ही हो जाएगा? क्योंकि वो कहते थे शुरू में कि पढ़ने के बाद भी तो नौकरी नहीं मिलती है, तो तुम क्या दिला दोगे हमें? हाँ, आज का यूथ तो ये हमें तो वैसे भी नहीं मिलेगा, हमें कौन देगा नौकरी? तो मैं कहती थी कि नौकरी के लिए तो नहीं पढ़ना केवल, मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए कि कैसे जीवन जीना है, बिल्कुल। और इसके लिए पढ़ाई तो ज़रूरी है। हाँ, नौकरी तो बात की चीज़ है। हाँ, एजुकेशन का मेन काम नौकरी दिलाना नहीं है। हाँ, वो आज भले ही बन गया है, बट हाँ, उसका मेन मकसद तो ये नहीं है। मुझे ये जानना था कि जब लक्ष्य पाठशाला बन रहा था, तो ये विज़न कहाँ से आया कि हम और स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे, बजाय खुद ही एक स्कूल बन जाने के ऐसे, कि जहाँ पे हम सब कुछ प्रोवाइड आपको करेंगे? हम कभी भी इनके लिए एक अलग से स्कूल नहीं खोलना चाहते थे। ये तो क्लैरिटी थी हमें, क्योंकि अलग से स्कूल खोलने का मतलब ये है, हम इनको मेन स्ट्रीम में शामिल करना चाहते थे, और अगर आप एक जो बच्चा समाज से अलग है, उसे समाज में शामिल करना चाहते हो, तो समाज के साथ जोड़ना पड़ेगा। अलग स्कूल बना के तो समाज के साथ नहीं जोड़ पाएँगे। हाँ, वो खुद से फिर एक अलग वो एक हाँ, वो जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। मतलब पहले भी समाज से अलग ही था, और फिर वापस पढ़ाने के बाद भी समाज से अलग ही रहेगा। तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं था। तो हमने सोचा कि क्यों ना एडमिशन कराया जाए किसी और स्कूल में, और लक्ष्य पाठशाला का मकसद ही यही है। ये उस गैप को ब्रिज करने का काम करेगा। ये अलग से इन बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनाना चाहता। हम चाहते थे कि कोई बच्चा जो जैसे कोई 10 साल का बच्चा है, और अगर वो हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहा है, 10 साल के बच्चे को होना चाहिए 5वीं क्लास में, लेकिन जब वो हमारे पास होता है तो उसे हम नर्सरी में डालते हैं, क्योंकि उसे आता कुछ नहीं है। 5वीं तक का सिलेबस कवर करा के हम उसका एडमिशन आस-पास के जितने भी प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ पे कराते हैं। जी। तो हमारा काम यही था, ब्रिज करने का। हम जनवरी में मॉडर्न गए और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अ, आप इनका टेस्ट लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये टेस्ट क्लियर करते हैं तो आप इनको एडमिशन दीजिए। हम स्कूल से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ट्यूशन फ़ी है वो वेव ऑफ कर दें,
और उसके अलावा जो भी ज़िम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे। किताब, कॉपियाँ, यूनिफ़ॉर्म, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकेशन, एवरीथिंग। मैं इसमें एक बात बताना भूल गई थी आपको, जब मैं पढ़ा रही थी, तो सेम जब हमारे मतलब मैं अकेले पढ़ा रही थी कॉलेज में जब थी, और कुछ बच्चे तैयार हो गए थे, तो मैंने भी अ, एडमिशन कराए थे 12 बच्चों के। अच्छा। अ, मेरे हॉस्टल के पीछे एक स्कूल था, रेडियंस एकेडमी। तो मैंने पता करा, तो अ, मैंने स्कूल से बात करी, तो कुछ स्कूल्स ने तो मना कर दिया, क्योंकि हर स्कूल को लगता है कि एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा अगर उसके स्कूल में आएगा तो डिस्टर्ब करेगा उसके पूरे सिस्टम को। इनफैक्ट कइयों को लगता है कि उनका एनवायरनमेंट भी गंदा करेगा, और ये कहीं कई हद तक सही भी था, क्योंकि जिस बच्चे को मैं अ, स्कूल भेजने की बात कर रही हूँ, वो बच्चा है जो कभी स्कूल गया नहीं। अ, तो उसे पता ही नहीं है कि स्कूल में होता क्या है, हाँ, नी कैसे जाते हैं, बिहेव कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये मुश्किल तो था। तो जब मैंने 12 बच्चों का एडमिशन कराया था, अपने दोस्तों से कुछ पैसे इकट्ठे किए, किताब कॉपी अरेंज करी, और उसमें अनार था, अनार, उबिलुल, ये थे वो बच्चे। मैंने 2-4 टीचरों से बात करी थी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप नीलू दी से पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को बता दो। तो उनका ये था कि आप अपनी टीचरों से कितना प्यार करते हो? मैं बता दीजिए, कितना प्यार करते हो आप अपनी टीचरों से? देखो, एक मुझे लगता है 23 साल की लड़की ने ये पाठशाला शुरू की थी। वो बिल्कुल नई थी। उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि काम कैसे करते हैं, 10 लोगों के साथ कैसे काम करते हैं। इनफैक्ट उसने कभी नहीं सोचा था कि वो 10 लोगों के साथ काम करेगी। उसने यही सोचा होगा, आई होगी तो, कि नौकरी करने वाली है। उसके ऊपर कोई बॉस होगा जो उसे बताएगा क्या काम करना है, और वो करेगी। उसने ये नहीं सोचा था कि उसको खुद से कुछ स्टार्ट करना है या करेगी कभी वो जीवन में। इतनी इतनी कॉन्फिडेंट तो मैं कभी नहीं थी। तो जब मैं पहली बार शालू मैम और गीता मैम के साथ काम स्टार्ट किया था, मैं आज भी, मतलब कुछ चीज़ों को लेके मुझे रिग्रेट है उस बात का, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन अपने आप से बहुत ज़्यादा है, और जब अपने आप से ज़्यादा होती है तो दूसरे लोगों से भी ज़्यादा होती है आपकी। कैसे बच्चों को ट्रीट करना है, पिटाई नहीं करनी है, क्योंकि इन बच्चों के साथ आते ही लोगों का रवैया बदल जाता था। और स्कूल्स में पढ़ाई, अगर मतलब अगर कोई कहता है कि मुझे पढ़ाना है, तो ऐसा लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री है मार-पिटाई तो। कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ किसी बच्चे को, तो मार-पिटाई तो आम बात है, मतलब और जो ट्रेडिशनल तरीका भी आ रहा है वो यही है। वो यही है। मतलब लोग कहते थे मुझे, और आज भी कहते हैं कि बिना मार-पिटाई के तो पढ़ाई नहीं होती, और मैं हमेशा से इसके खिलाफ थी। क्योंकि मार-पिटाई से किसी के जीवन पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये मुझे पता था। मैं अपने जीवन को इसका उदाहरण मानती हूँ। तो मुझे पता है कि किसी बच्चे को अगर आप टाइटली पकड़ते भी हो, तो उसका उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा, या आप गुस्से में इरिटेट होके बात करते हो तो। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरे बच्चे से ऐसे बात करे। लेकिन उस समय, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये एक दिन में नहीं होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही थी खुद से भी और बाकी टीचर से भी। तो कई बार मुझे बहुत गुस्सा आता था कि आपने उसे हाथ कैसे लगाया? आपने उसे पीटा क्यों? आपने उसे खराब तरीके से बात क्यों करी? और काफ़ी रूडली मैंने बात भी की अ, उस समय। लेकिन टाइम के साथ अब मुझे समझ में आया है कि ये एक दिन में नहीं होगा। मैं केवल बच्चों को हम केवल बच्चों पे काम नहीं कर रहे हैं। आपको एनवायरनमेंट एक वैसा बनाना है जहाँ पे बच्चे हों, बड़े हों, और मिल-जुल के काम करना है। अगर मैं कहूँ अकेले अगर मुझे काम करना होता, तो शायद मैं 20 बच्चों को पढ़ा रही होती, और जैसा मैं चाहती हूँ व्यवहार करना, जैसा होना चाहिए वैसे मैं करती। लेकिन जब आप 10-20 लोगों के साथ काम करते हैं, हर एक बंदा अलग है, उसकी अपनी अपब्रिंगिंग है, उसको पिटाई हुई होगी, उसके जीवन में अपने चैलेंजेज़ होंगे। तो मेरा उनसे उम्मीद करना कि वो बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करे जैसे मैं चाहती हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे समझ में आया ये कि केवल बच्चों को नहीं, बच्चों को के ऊपर काम नहीं करना है, हमें सबको एक-दूसरे के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है।
तो अब मैं वो स्पेस देती हूँ टीचर्स को और खुद को भी। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपने कोई गलती की है, अगर आप मान लेते हो कि ठीक है, गलती हुई है और इसे सुधारना है, तब तक ठीक रहता है। मुझे लगता है कि हाँ, गुंजाइश है। और अगर गलती नहीं एक्सेप्ट करता कोई, तो फिर मुझे थोड़ा-सा डाउट रहता है। मुझे लगता है कि अगर आप गलती मानोगे ही नहीं, तो उसे सुधारने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जहाँ तक बात प्यार की है, तो जिस जगह पे मैं आज बैठी हूँ, जो लोग नीचे काम कर रहे हैं अभी क्लासरूम्स में, वो नहीं होते तो शायद ये स्कूल नहीं होता। भले ही नीलू को मतलब लक्ष्य पाठशाला मतलब नीलू बन गया है, मुझे लगता है। लेकिन अगर कोई सच में आके पाठशाला में देखेगा, तो यहाँ इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में एक नहीं, हज़ारों लोग हैं। मतलब मैं कह सकती हूँ एक-एक ईंट लगाई है लोगों ने, तब जाके इतनी बड़ी पाठशाला बनी है, जहाँ पे हज़ारों बच्चे पढ़ के निकले हैं। तो जितना प्यार मेरा मेरे बच्चों से है, उतना ही उनसे है। वो अलग बात है कि सबका दिखाने का तरीका अलग-अलग होता है। मुझे लगता है कि मेरा तरीका थोड़ा-सा अलग है। मैं उन्हें दिखा नहीं सकती या मैं उन्हें बोल नहीं पाती हूँ शायद। हाँ, टाइम टू टाइम कोशिश रहती है कि एप्रिशिएट मैं कर पाऊँ कि आप अच्छा कर रहे हो। अब ये सीख रही हूँ मैं कि जो जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, आई डोंट नो कि अभी बहुत लंबा बाकी है, क्योंकि मुझे अब समझ में आ रहा है कि अपनी परेशानियों के बावजूद भी अगर कोई बंदा यहाँ पे काम कर रहा है और वो इन बच्चों के साथ वैसे ही काम करने की कोशिश भी कर रहा है जैसा हम चाहते हैं, तो वो काफ़ी है, अगर वो कोशिश भी कर रहा है तो। और मुझे लगता है कि जितने भी टीचर्स अभी हैं, जितने भी वॉलंटियर्स अभी हैं, वो सभी कोशिश तो कर रहे हैं और पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी जितना भी हमें कुछ मिला है, अभी क्या-क्या और चीज़ें हैं जो लक्ष्य को अभी आगे करनी है? फ्यूचर गोल क्या है आगे लक्ष्य का? और क्या रिसोर्सेज़ आपको चाहिए उसके लिए? अ, शुरुआत करी थी तो झुग्गी से स्टार्ट करा था, वहाँ कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लाइट है, पंखे हैं, क्लासरूम्स है इतने सारे, तो हमने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है। रिसोर्सेज़ का तो कोई लिमिट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई अंत है उसका। आज आपके पास कुछ है, आपको लगता है कि और कुछ और चाहिए। लेकिन अब अब जो मुझे लगता है कि एक रेज़िडेंशियल स्कूल होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे रह सकें। क्योंकि जिन बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं, वो माइग्रेंट्स हैं, तो आज नहीं तो कल उन्हें कहीं न कहीं माइग्रेट होना ही होगा। काम की तलाश में आए थे, अगर यहाँ काम नहीं रहेगा ठीक, तो कहीं और जाएँगे वो। लेकिन मैं इसकी वजह से इनकी पढ़ाई हैम्पर हो, मैं ये नहीं चाहती। और दूसरा कि हमारी पाठशाला 12 घंटे की है, लेकिन जो बाकी 12 घंटे हैं, वो अपने परिवार के साथ उसी माहौल में बिता रहे हैं, जहाँ से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इनको। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक रेज़िडेंशियल स्कूल बना पाएँगे, तो शायद हम अपने काम की स्पीड को बढ़ा पाएँगे। जितने भी मोदी नगर या मोदी नगर के आस-पास के जो 10-15 किलोमीटर के डायमीटर में जो बच्चे हैं, जो अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी कारण से, उन सबको वहाँ पे हम अकोमोडेट कर पाएँ। और जो पैटर्न भी है एक पढ़ाई का, उस पे भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि किताबों तक सीमित नहीं रखना। मैं चाहती हूँ कि किसी गाँव में ऐसा रेज़िडेंशियल स्कूल हो, जहाँ पे बच्चे अ, अलग तरीके से सीखें, काम करके सीखें, केवल किताबों से ना सीखें। अच्छा मैम, आपको कैसा सपोर्ट रहा है सोसाइटी से? उनका कैसा व्यवहार रहा है इनकी तरफ या लक्ष्य पाठशाला की तरफ? कमाल का सपोर्ट रहा है लोगों का। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। मतलब इतनी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना गज़ब का सपोर्ट लोगों का रहेगा। चाहे स्कूल्स में एडमिशन हुए हों, हम अभी तक ऑलमोस्ट 45 स्कूल में एडमिशन करा पाए हैं, बिना ट्यूशन फ़ी के। अगर मैं ये बात मोदी नगर से बाहर किसी को बताती हूँ, तो लोग
यकीन नहीं करते। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले जब मैं मेरठ में किसी से बात कर रही थी कि मोदी नगर में हमने 45 से ज़्यादा स्कूलों में एडमिशन कराए हैं, ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा बच्चों का, और किसी ने भी ट्यूशन फ़ी नहीं लिया है, एक आध स्कूल छोड़ के। तो उन्हें यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना सपोर्ट रहा है, और उनमें बहुत स्कूल्स हैं। मतलब जिस स्कूलों में हमारे आपके आस-पास के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी मंथली फ़ी 5-7 हज़ार रुपए है, वहाँ हमारा बच्चा उसी क्लासरूम में फ्री में पढ़ रहा है और उनके बराबरी का परफ़ॉर्म कर रहा है। कई स्कूलों में उनसे बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है। तो सपोर्ट तो बहुत है। इनफैक्ट जिस बिल्डिंग में हम अभी काम कर रहे हैं, अगर वो बिल्डिंग नहीं होती तो मुझे लगता है शायद हम इतना एक्सपैंड नहीं कर पाते। अ, इतने रिसोर्सेज़ नहीं जुटा पाते। यहाँ पे लाइब्रेरी है, टेबल टेनिस की क्लास चल रही है, योगा हो रहा है, डांस की क्लास चल रही है। आगे हम अगर स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर लैब है। तो ये सारी बातें तभी हो पाती है जब हमारे पास उतना स्पेस होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि हर इंसान ने यहाँ पे हमें हर तरीके से मदद की है। अ, फाइनेंशियली करी है, टाइम दिया है, अ, या हमारे बारे में लोगों को बताया है। मतलब फुल सपोर्ट रहा है सोसाइटी का आपकी तरफ। एक चीज़ और लास्ट में, फिर उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। आपकी फैमिली आपको अब कैसे देखती है, जब आपने ये चीज़ें स्टार्ट करी थी तब और फिलहाल अभी? उनकी तरफ से क्या चेंजेस आए हैं? क्या हुआ है उनके नेचर में कुछ बदलाव? मुझे याद है मैं यहाँ सैटरडे संडे क्लास के लिए आती थी, तो मैं मोदी नगर ही आ रही थी और मैंने अपने घर पे कॉल किया था। मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है मेरा जाने का और मुझे ये डिसीज़न ले लेना चाहिए। आई थिंक मार्च के आस-पास की बात है। जनरली ऐसी बातें मैं सोचती हूँ कि मैं सामने करूँ घर जाके, लेकिन मुझे लगा कि टाइम कम है, शायद मुझे उस समय होली पे जाना भी नहीं था घर, तो मुझे लगा कि बात करती हूँ। मैंने बात करी और पापा को कहा कि मैं इंटर्नशिप ये छोड़ रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं मोदी नगर ही शिफ्ट हो जाऊँ। उन्होंने कुछ भी सवाल नहीं किया मुझसे, मतलब, और ये बहुत कमाल की बात है एज़ अ पेरेंट कि आप बच्चे पे इतना भरोसा करते हैं कि आपको लगता है कि बच्चा अगर कुछ सोच समझ के कह रहा है, तो वो सही कह रहा होगा, उसका नतीजा चाहे जो भी हो। ये मेरे पेरेंट्स ने तो करा ही है। मतलब उन्होंने कभी डाउट नहीं किया कि अ, या अगर आपने कोई फैसला लिया तो सजेस्ट ज़रूर करा है कि आपको ऐसे करना चाहिए, लेकिन उन्होंने डिमोरलाइज़ कभी नहीं किया कि नहीं, अभी ये सही वक़्त नहीं है करने का। इनफैक्ट उस डिसीज़न के बारे में जब मैंने अपने दोस्तों से बात करी, तो कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं था जिसने मुझे ये कहा हो कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए। सबने कहा कि नीलू तुमने एजुकेशन लोन ले से पढ़ाई करी है, ये उम्र नहीं होती है सब काम करने की। पहले कमा लो, सेटल हो जाओ, क्योंकि वो मेरे फैमिली बैकग्राउंड को जानते थे। तो उन्हें लगता था कि पहले सेटल हो जाओ, थोड़ा-सा स्टेबल हो जाओगे तब जीवन में आगे पूरी उम्र पड़ी है ये करने की। तो ये कोई उम्र तो नहीं है ये काम करने की। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं कहा। ओ, शायद वो इतना सीरियस ना ले रहे हों, मुझे ये भी लगा कि शायद उन्हें लग रहा होगा ठीक है, उसका मन है कर लेने देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप करो। मैंने बस मुझे लगता है कि वो कन्वर्सेशन थी और उसके बाद मैंने गुरिंदर सर से कहा कि हाँ ठीक है, मैं शिफ्ट होने वाली हूँ। मार्च की बात है, उसके बाद आई थिंक मैं काफ़ी बीमार हो गई, तो मैं ऑलमोस्ट 3-4 महीने घर पे ही थी और उसके बाद जब मैं आई तो मैं सीधे मोदी नगर ही शिफ्ट हुई। तो मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कहूँगी कि उनके जितना सपोर्ट शायद ही कोई पेरेंट करता होगा अपने बच्चों को। मतलब ये जानते हुए कि मैं सबसे बड़ी थी, मेरे बाद मेरे 3 भाई-बहन पढ़ाई कर रहे थे। मैं सपोर्ट कर सकती थी उनको, उसके बाद भी उन्होंने मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखी। इनफैक्ट मैं टेंशन में ज़रूर थी कि मैं अपना एजुकेशन लोन कैसे भरूँगी, क्योंकि मेरे मन अंदर ये तो था कि मुझे कुछ भी हो जाए, किसी से पैसे तो नहीं लेने, चाहे जो भी हो। मतलब मैं किसी पे के ऊपर, चाहे वो मेरे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने इतना पढ़ाया-लिखाया था। तो इतनी तो काबिल थी कि रोटी का जुगाड़ तो कर लूँगी खुद से।
लेकिन जितना भरोसा उन्होंने दिखाया, मैं ये चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स उतना भरोसा दिखाए, क्योंकि जो मैं मांग रही थी वो बहुत अलग था। मैं कहीं बाहर रहने की बात नहीं कर रही थी, मैं ये कह रही थी इनफैक्ट मेरे फैमिली जिस तरीके से रहती है, मेरे भाई बहन जिस तरीके से रहते हैं, उससे ऑलमोस्ट अपोजिट जाने की बात कर रही थी। लोग शहर भागते हैं, मैं उल्टा जा रही थी। अ, लोग एसी के कमरे में रहना चाहते हैं और मैं कह रही थी कि मुझे धूल-मिट्टी में ही रहना है। तो उन किसी माँ-बाप के लिए तो बड़ी बात है कि वो कहे कि नहीं तुम परेशानी में जाओ या परेशानी में रहो। बिल्कुल। ये कोई भी पेरेंट्स तो नहीं चाहेगा, छोड़ेगा। कोई भी नहीं चाहेगा। इनफैक्ट मुझे याद है अराउंड 2021-22 में अ, इसी स्कूल में एक दिन मेरे फादर आए थे और मम्मी-पापा आए थे और गुरविंदर सर आए थे मिलने के लिए उनसे। उस दिन कुछ बात हो रही थी और मेरे पापा ने पहली बार कहा था कि मुझे यकीन नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे या नीलू यहाँ तक पहुँचेगी, मुझे नहीं यकीन था। अच्छा तब तक मुझे भी नहीं पता था कि उन्हें यकीन नहीं है क्योंकि हमें भी यकीन नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, तो उन्होंने पहली बार कहा। मेरे फादर बहुत सामने एप्रिशिएट नहीं करते वो मुझे सामने नहीं कहेंगे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो दूसरों के सामने उनमें दिखता है कि अच्छा ठीक है, कुछ ठीक कर रहे हैं। लेकिन वो पहली बार उन्होंने कहा कि नहीं इतना बड़ा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था कभी। आज उन्हें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, कुछ लोगों का जीवन तो बदला है इससे। थैंक यू मैम, आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे कि दोबारा बैठे दोबारा कुछ और कर पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू।